नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे 70th पीएससी प्री एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो री एग्जाम हुआ था, चाहे वो, तो लगभग 50-60 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीआरई 4 के लिए, चाहे आप प्राइमरी के लिए दे रहे हैं, मिडिल के लिए, टीजीटी या पीजीटी, जिसमें भी साइंस आता है तो उसमें आने का संभावना है। क्योंकि पिछले में एग्जाम में मैं देखा था तो इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि इससे पहले जो यूपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें तो इसमें भी चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है या इस बेसिस पे आ सकता है, क्योंकि आयोग एक ही है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन का नियम, यह रेडियोधर्मिता का नियम, बहु अनुपात का नियम। तो इसमें से कह रहा है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का व्याख्या करता है, स्थिर संघटन का। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मतलब जितना आप जितना चीज़ मिलाएंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आप 10 ग्राम के 2 चीज़ मिला करके और उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो 10-10 मिल के 20 ग्राम का ही बनेगा प्रोडक्ट। तो ये द्रव्यमान संरक्षण है, मतलब जितना आप उसमें ऐड करेंगे उतना ही का प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही का उत्पाद बनेगा। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। स्थिर संगठन मतलब कि एक निश्चित संगठन में ही कोई भी, जितने भी चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, तो वो निश्चित संगठन में ही बनते हैं। रेडियोधर्मिता का खोज व्याख्या ये नहीं करता है, बहु अनुपात का नियम ये करता है। अभी देख भी लेते हैं उसको। तो रेडियोधर्मिता की बात करें तो इसको किसने दिया था? तो इसको हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था शुरुआत में, बाकी बाद में अलग अलग लोगों ने इसका नाम रखा। हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये हेनरी बेकुरल संबंधित है किससे? रेडियोधर्मिता से। तो इसमें तो जो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा आएगा? 1, 2 और 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से देख भी सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये किसका व्याख्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, निश्चित अनुपात के नियम का। और भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण कर। तो ये डिटेल में पूरा दिया हुआ है। तो इसमें तो ऑप्शन यही हो जाएगा। रेडियोधर्मिता वैसे भी अलग है, हेनरी बेकुरल के द्वारा इसको दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो देखिए, पेट में स्रावित होने वाला अम्ल जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl जो है कहाँ से? उदर से या पेट से कह सकते हैं स्रावित होता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जब आप भोजन करते हैं उसको। यहाँ से देख सकते हैं, ये चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी है, एसिड बेस एंड साल्ट। उदर क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच मतलब आप देखे होंगे डकार वकार आने लगता है, खट्टा डकार, तो उस समय अब जिसके कारण उदर में जलन और आपका दर्द होने लगता है। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं? तो अधिक यदि अपच की स्थिति में, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अपच की स्थिति में किस चीज का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का या प्रति अम्ल हिंदी में कहते हैं। इसका यूज किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क मैग्नीशिया कहते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक, या खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। NaCO3 इसका फार्मूला होता है, इसका भी यूज किया जा सकता है, जो कि इसमें आपका अपच की स्थिति में एंटासिड का रूप। चलिए, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मीटर का उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो आप देखिए, यहाँ पे सीधे कह रहा है तय की गई दूरी। जैसे आप देखे होंगे कि आपका कोई भी यदि बाइक भी चला रहे हैं तो उसमें एक चीज लगा होता है जिसमें ये दिखाता है कि आप कितना किलोमीटर गए हैं। तो ये उसी को पूछ रहा है कि कितना दूरी आप ट्रेवल किए हैं टोटल। तो उसके लिए क्या करते हैं? एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर या ओडोमीटर। तो उसको कहा जाता है ओडोमीटर। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। स्पीडोमीटर की स्पीड को मेजर करता है कि आप कितने किलोमीटर पर घंटा चल रहे हैं। अमीटर विद्युत धारा को, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर करता है। नहीं, क्रोनोमीटर क्या है? ये टाइम मेजर करने का डिवाइस है।
मतलब एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है, हाई प्रिसीशन डिवाइस है टाइम मेजर करने का, ये क्रोनोमीटर। तो यहाँ से तो हो जाएगा आपका आंसर ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा स्थानांतरण किसके जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सीधे कह रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण का वो प्रक्रिया बताइए जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण, प्रतिबिंब, संचालन, संवहन, रिफ्लेक्शन का तो वैसे भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। देखिए रेडिएशन में क्या होता है कि उसमें विकिरण के रूप में निकलती है, तो इसी में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से जो आपका हीट आता है, ये किसके थ्रू आता है, तो रेडिएशन के थ्रू ही आता है। इसमें आप जानते हैं, आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल तक तो चलिए कोई माध्यम है, गैस है, लेकिन इसके ऊपर तो वायुमंडल है, इसमें कोई भी गैस नहीं है, निर्वात है, खाली है, फिर भी आ जाता है हीट पृथ्वी पर। तो इस कैसे किसके थ्रू आ जाता है, तो ये रेडिएशन के थ्रू आता है, जिसको लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन तो इसका यही करेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्शन को मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है, कंडक्शन और कन्वेक्शन देखिए इसमें तो एकदम माध्यम चाहिए ही। ये जनरली ठोस माध्यम में देखने को मिलता है। ठोस माध्यम में जितने कंडक्शन देखने को मिलता है, मतलब एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है, चिपके रहते हैं, पास पास इसके कण रहता है कंडक्शन में। कन्वेक्शन में मतलब बहाना, संवहन होना, तो ये द्रव गैस में देखने को मिलता है, जिसमें कण जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, एक कण दूसरे जगह जा सकता है, तो उसमें होता है कन्वेक्शन के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। द्रवीकरण मतलब उसको लिक्विफेक्शन करना है, लिक्विड कुल मिला के बनाना है उसको। गैसों को लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए क्या सबसे इसमें से उपयुक्त स्थिति है। कम ताप, उच्च दाब, मतलब तापमान कम कर दीजिए, दाब अधिक कर दीजिए, या फिर कम ताप कर दीजिए, दाब भी कम कर दीजिए, उच्च ताप कर दीजिए, उच्च दाब भी कर दीजिए। इसमें से क्या करना है, आपको गैस को द्रव में बदलना है, तो जाहिर सी बात है उसका ताप कम कर देंगे, लिक्विड में बदल सकता है, तो ये तो ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। लेकिन दो जगह ताप कम है, और दाब अधिक कर देंगे, जब दाब बढ़ा देंगे तो जो कण दूर दूर हैं वो पास पास चिपक जाते हैं, तब भी द्रवीकरण हो सकता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट। कम ताप और उच्च दाब पर क्या है, गैस जो है द्रव में बदल सकती है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है। सिनेबार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पाइराइट। तो लोहे का अयस्क पूछा है। अयस्क आपको पता है जो कि जो मतलब शुद्ध, यदि बात करें तो शुद्ध जो भी धातु या लोहे का अयस्क है, तो लोहे का शुद्ध जो नहीं होगा उसको अयस्क कहते हैं। मतलब जिससे लोहे की प्राप्ति की जाती है उसको अयस्क कहा जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं जमीनों से खुदाई करके निकाला जाता है सामान्यतः, तो उन्हीं को जो कि शुद्ध नहीं होता है उन्हें अयस्क कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सके कम खर्च करके। तो देखिए लोहे का पूछा है, लोहे का अयस्क के बात करें तो लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है। सिनेबार तो किसका अयस्क है, सिनेबार है आपका मरकरी का, Hg मरकरी का। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। पाइराइट में देखिए एक तो होता है कापर पाइराइट, अगर आयरन पाइराइट दिया रहता तब तो लोहे का अयस्क हो जाता है, आयरन पाइराइट लोहे का अयस्क होता है। लेकिन सामान्यतः यदि पाइराइट पूछ दे तो ये कापर का होता है, कापर पाइराइट के नाम से जाना जाता है, कापर पाइराइट। तो देखिए दोनों के लिए हो सकता था, लेकिन इसमें चूंकि आयरन ना तो ऐड किया है ना ही कापर ऐड किया है शुरू में, तो अगर आयरन पाइराइट लिख देता तब ये लोहे का हो जाता, या मोर देन एबव देता तब चांस बन सकता था इसमें से दो, मतलब मोर देन एबव। लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन देता है, आपको पता है जितने भी आपके जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें 4 ही ऑप्शन आता है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपको देखना चाहिए। कह रहा है कि फर्टिलाइजर यूज किया जाता है किसके लिए, स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जगह शुरुआती जो ग्रोथ होता है उसको चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन कुछ लोग लगा के आएंगे नाइट्रोजन, लेकिन ये जो है ये जब पौधा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तब नाइट्रोजन का आवश्यकता होता है। सामान्यतः तना और पत्तियों के वृद्धि के लिए इसका यूज करते हैं, सामान्यतः तना और पत्ती के वृद्धि के लिए।
किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। जब आप देखे होंगे कि जब थोड़े पौधे जैसे अब गेहूँ थोड़ा सा बढ़ेगा उसमें यूरिया डाला जाता है। यूरिया में आपको पता है ज़्यादा मात्रा में लगभग 46% किया बढ़ जाता है, तो ये नाइट्रोजन ही होता है। तो ये जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब तना और पत्ती वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लेकिन जो शुरुआती ग्रोथ है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। ये समय तो पौधों जब मतलब रूट ग्रोथ जो है उसको ये बढ़ाता है। रूट ग्रोथ मतलब शुरुआती अर्ली स्टेज में जो है वृद्धि, उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, फास्फोरस। पोटेशियम का भी पूछा जा सकता है। पोटेशियम से एक चीज पूछा जाता है कि जो प्रिवेंट इंसेक्ट करता है, मतलब जो छोटे छोटे कीट पतंगों से पौधों की रक्षा करता है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए पोटेशियम का छिड़काव किया जाता है। तो इसको लिख देता हूँ, प्रिवेंट फ्रॉम किससे, इंसेक्ट अटैक से, इंसेक्ट अटैक मतलब कीट पतंगों के आक्रमण से पौधों को बचाने का काम पोटेशियम, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं ये डिजीज से भी बचाता है पौधों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में कह रहा है, किसका यूज करते हैं, कौन सा सोडा, इसमें से सोडा का। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल था, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए सीधे सीधे इसमें आपको कहीं बाइकार्बोनेट दिख जाए, जिससे खाने का सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वही आपको पता है आग बुझाने में काम कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है। तो ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया भी है सीधे सीधे। तो देखिए किसी भी एसिड से, यहाँ पे एसिड तो आप अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना था, ये सोडियम कार्बोनेट दिया था, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बाइकार्बोनेट जो है इसमें से CO2 मुक्त होता है जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो इसलिए इसका यूज करते हैं किसमें, आग बुझाने वाले यंत्रों में या अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है किसका, तो बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इसको कह सकते हैं। चलिए यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये बेकिंग सोडा का उपयोग ये दिया है आपका बाइकार्बोनेट। ये किसी भी अम्ल का, चूंकि आपको पता है अम्ल में H+ आयन मुक्त होता है जब जलीय विलयन में अपघटन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो इसलिए इसी का यूज किया जाता है जो कि आपका आग बुझाने के लिए। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। चलिए और भी कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेकिंग सोडा का, तो वो भी यहाँ पावरोटी के खमीर फुलाने के लिए, एंटासिड के रूप में, अग्निशामक में, यहाँ से एक हिसाब सब दिया हुआ है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामन में भी किया जाता है। ये एनसीईआरटी का ये क्लास 10 निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। प्लीहा ज्वर मतलब स्प्लेनिक फीवर। तो पहले प्लीहा ज्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए ये सामान्यतः देखा जाए तो ये किस में पाए जाते हैं, ये जानवरों में पाए जाते हैं। जानवरों के ये प्लीहा को ही मतलब स्प्लीन को ही ज्यादातर प्रभावित करते हैं, वो काला कर देते हैं। लेकिन इससे जो है ये बीमारी फिर जानवरों से इसमें पहुंच सकती है, तो फिर मनुष्यों में भी पहुंच सकती है, मनुष्यों में भी ये पहुंच सकती है जानवरों से। इसलिए इसको कहा जाता है कौन सा, जूनोटिक डिजीज। इसीलिए इसका नाम क्या है, जूनोटिक डिजीज। ये रोग है कौन सा, एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स एक प्रकार से ये जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक। और जूनोटिक क्या होते हैं, और जो जानवरों से फैलते हैं इसको हिंदी में पशुजन्य रोग कहते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है, तो पशुजन्य रोग या जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये कौन सा है, एंथ्रॉक्स है। चलिए यहाँ से तो ये हो गया टाइफाइड। आपको पता है कि सैल्मोनेला टाइफी से ये फैलता है। इसका ये नामक कौन सा जीवाणु होते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, नाम में ही टाइफी है, टाइफी, टाइफाइड। ऑप्शन में देख करके आप लगा सकते हैं, टाइफाइड, टाइफी। कलेरा को हैजा कहा जाता है, सामान्य भाषा में हैजा। महामारी रोग ये एक तरह से देखा जाता है, ये विब्रियो कोलेरिया के द्वारा ये नामक जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरा नामक ये जीवाणु से दोनों होते हैं, ये सॉरी कलेरा और टाइफाइड।
बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसमें से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? तो इंफ्रारेड, यूवी विकिरण या दृश्य तरंग। तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? रिलीफ फ्रॉम बॉडी, ऐसे मतलब कि आपका शरीर में दर्द हो रहा है, मसाज के लिए, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि बॉडी मसाज के लिए कौन सी इसमें से रेडिएशन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है इंफ्रारेड। क्योंकि देखिए इंफ्रारेड का जो ऊष्मा का पार्ट है ये इसी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, इसी के द्वारा मतलब मेनली होता ही है। हीट जो होता है किसी रेडिएशन, जैसे सूर्य से अगर आ रहा है विकिरण या रेडिएशन, तो उसमें जो हीट वाला पार्ट है वो किसमें समाहित होता है? तो इंफ्रारेड में ही होता है। हीटिंग का जितने काम होता है वो इंफ्रारेड के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको पता है कि यदि आपका शरीर में दर्द है तो वहाँ पे थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, मतलब या तो किसी भी तरह से सेक सकते हैं या फिर वैसे, तो वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। जो उसमें जो वहाँ के कोशिकाएं होती हैं जो एकदम शिथिल हो जाती हैं वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाती हैं, तो इसलिए आपका दर्द कम हो जाता है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है किसमें? तो आपके दर्द से राहत पाने के लिए। इंफ्रारेड का यदि बात किया कितने कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक वाले जो हैं, तो इससे अधिक वाले जो तरंग हैं वो इंफ्रारेड में आते हैं। यूवी आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, विजिबल होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो हम लोग देख पाते हैं वो विजिबल है। यूवी को नहीं देखा जा सकता है। किन जीवाणु में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? मतलब स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा किन में प्रजनन होता है? कवक, शैवाल, खमीर या फिर फर्न। तो देखिए इसका आंसर तो दो दिया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया है। कवक, शैवाल, खमीर और फर्न। तो इसका अभी के लिए देखा जाए तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कवक आपके शैवाल में भी होते हैं, आपके कवक में भी होते हैं और फर्न में भी होते हैं। तीनों में अलग अलग स्टेज में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है प्रजनन होता है। तो ऑप्शन इसका मोर देन एबव है। अभी देखिए अभी घुमा के आ सकता है, ये भले इसमें डिलीट हो गया है, लेकिन TRE4 में चूंकि आपको पता है 5 ऑप्शन है तो उसमें मोर देन एबव वाला भी है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है, मतलब आपका जो पहले आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया है, लैब में कह सकते हैं बना करके, कौन सा इसमें से बनाया गया सबसे पहले? टेलुरियम, टेक्नीशियम या फिर थोरियम या फिर गैलियम। इनमें से कौन सा बनाया गया सबसे पहले? देखिए इसमें बनाया गया सबसे पहले टेक्नीशियम। क्या बनाया था सबसे पहले? टेक्नीशियम। ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसके जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सब क्या हैं? तो सब रेडियो एक्टिव है। इसके जितने भी टेक्नीशियम के आइसोटोप्स हैं सब रेडियो एक्टिव है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा। तो ये सबसे पहला यही तत्व जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। चलिए बाकी सब जितने भी हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं प्रकृति में। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आपके उसमें भी आ चुका है, तैयारी में भी। तो ये रक्त का तरल जो भाग है वो कौन सा है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा लगभग आपका 55% होता है। प्लाज्मा में यदि बात किया जाए मतलब जो आपके, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ये देखने को मिलता है आपका H2O, मतलब जल। कितना परसेंट? तो अगर जल का भाग पूछा जाए तो इसमें जल जो है 90 से 92%, 90 से 92% तक जल होता है। इसके साथ साथ 6 से 8% तक आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये आपका प्लाज्मा का पार्ट है। प्लाज्मा देखिए अलग अलग, इसके बारे में और भी डिटेल में बताया था। WBC आपको पता है कि ये प्रतिरक्षा क्षमता के लिए जिम्मेदार है। संक्रमण से प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम जो है इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स आपको पता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। कौन सा? ये प्लेटलेट आरबीसी। आरबीसी आपका क्या है? ये श्वसन वर्णक, इसको एग्जाम में आता है कि श्वसन वर्णक कौन सा है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये आरबीसी है। आरबीसी में आपको पता है क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त का लाल रंग जो है इसी के द्वारा होता है। जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि रक्त का लाल रंग किसके द्वारा होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के, जो कि किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। इसको श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को ढोने का काम, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन के लिए ये काम करता है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं प्लाज्मा के लिए, ये एनसीईआरटी का ही है। प्लाज्मा का जो है जो बताया हूँ, इसमें देखिए प्रोटीन पाए जाते हैं मुख्यतः तीन तो कौन कौन से? फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये प्रोटीन है मुख्यतः किसमें? तो प्लाज्मा में। देखिए फाइब्रिनोजिन का काम क्या है? रक्त का थप्पा बनाना। या ग्लोबुलिन का क्या काम है? प्रतिरक्षा तंत्र। और एल्बुमिन का काम क्या है? पारस्परिक संतुलन। इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। चलिए यहाँ से आगे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो सीधे ये तो परिभाषा ही है कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। सोचना तो है नहीं, सबसे छोटा पार्ट इसी को कहते हैं, या प्रथम यूनिट कह सकते हैं। जैसे मकान बनाने में ईंट का यूज होता है, वैसे ही आपका जो शरीर है या फिर पौधों का जो शरीर है उसको बनाने में सबसे छोटा जो भूमिका है उसका किसका है? तो कोशिका का ही है। ये सबसे मतलब छोटा ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपका सेल। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि कौन कौन से बाकी लोग कैसे हैं, तो ये सेल सबसे पहले हो गया, या फिर यहाँ से लिख देता हूँ कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर के बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर के बनता है अंग, अंग से मिलकर के बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलकर जीव बनते हैं। तो इस तरीके से है कोशिका। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। उत्तक क्या है? ये कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी एक विशेष कार्य के लिए होता है। तो ये हो गया। उसके बाद उत्तकों से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स आपसे पूछ रहा है, जो चिपक मतलब पास कांटेक्ट में ना हो तब भी लगे। तो यहाँ सीधे दिया मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इंपैक्ट फोर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि दोनों को पास जैसे दो सतह है तो इसी के बीच में ही लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। या इम्पैक्ट फोर्स, टक्कर वाला, जब टक्कर लगेगा तभी ये फोर्स लगेगा। तो इसमें से ऑप्शन तो हो जाएगा इसका केवल ए करेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स। इसी के हिसाब से और अगर पूछा जाए नॉन कांटेक्ट में, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी नॉन कांटेक्ट में है, ग्रेविटेशनल। तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? देखिए अयस्क से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल में इसको देखना पड़ेगा आपको। एल्युमिनियम से आदि टीन लोहा, तो कोरंडम और क्रायोलाइट किसके हैं? तो ये एल्युमिनियम के अयस्क। यहाँ पे चलिए मैं दिखाई देता हूँ इसको। ये पूरा आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा यहाँ से। तो अभी क्या पूछा था? तो एल्युमिनियम को देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कोरंडम और क्रायोलाइट, जो कि आया हुआ था ऑप्शन में। सिल्वर का क्या होता है? अर्जेंटाइन ज्यादातर पूछा है, मतलब एग्जाम में पूछता है अर्जेंटाइन। फिर वैसे ही इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो मैं बताता हूँ। पोटेशियम का कार्नेलाइट पूछता है। फिर से मैग्नीशियम का तो जनरली नहीं पूछता है। कैल्शियम का जिप्सम पूछ सकता है। फिर से इसमें से अगर देखें जिंक का पूछता है, जिंक ब्लेंड, या फिर इसको स्फेलेराइट के नाम से भी एग्जाम में आया हुआ है कि इस जिंक का कौन सा अयस्क है? स्फेलेराइट।
कैलामाइन और जिंकाइट ये भी ऑप्शन में दिए रहते हैं। Hg का देखिए अभी दिया था, ऊपर पर पड़े हुए सिनेबार मरकरी का है। मैग्नीज का ये जनरली नहीं पूछता है। आयरन का इम्पोर्टेंट है। आयरन का देखिए मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लाइमोनाइट है, सीडेराइट है, आयरन पाइराइट। तो ये शुरू में इसको बताया अभी था। कापर का पूछता है, लेड का पूछता है, टीन का देखिए कैसिटेराइट, ये भी पूछा एग्जाम में आया हुआ है। कैसिटेराइट टीन का है। लेड का कौन सा है? गैलेना सिरुराइट और आपका मेटलोकाइट। तो इसमें से लेड का पूछा जा सकता है। जनरली कौन सा पूछा जाता है? सिरुसाइट या फिर गैलेना पूछा जाता है। कापर का कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एजुराइट। क्यूपराइट ज्यादा पूछा जाता है और कापर पाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए तार का प्रतिरोध है, मतलब रेजिस्टेंस आपको बताना है। इसमें से कौन रेजिस्टेंस का फार्मूला सही है? तो आपको बताया ओम के नियम से, ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर I इंटू R। देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो यहाँ से R बराबर VI नहीं है, तो गलत है। V बराबर IR है। यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे तो R के फॉर्म में दिया है, तो R I इधर आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा V बटे I, तो R V बटे I। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी मतलब वो अभिक्रिया जिसमें से अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का मतलब ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें से ऊष्मा बाहर की तरफ निकलता है, और जो ऊष्मा सोखता है उसको कहा जाता है ऊष्मा शोषी प्रक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी पूछा है, मतलब किसमें ऊष्मा निकलेगा? पानी का वाष्पीकरण। देखिए वाष्पीकरण कब होता है? जब आप हीट देते हैं, जब हीट देंगे तब वाष्प बनता है। तो ये क्या है? ये ऊष्मा शोषी है। ये क्या है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सोखता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, देखिए तनुकरण में डाइल्यूशन जो किया जाता है, तो इसमें पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाकर पतला कर देता है पंचुछुर। जैसे आपका जब शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी मिला देंगे तो तनु हो जाता है, वो पतला हो जाता है, पंचुछुर हो जाता है। वही काम इसमें किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जल मिलाया जाता है, लेकिन अगर तेजी से जल मिला दें तो काफी तेजी से इसमें ऊष्मा रिलीज होता है, मतलब खौलने लगेगा एकदम। ये तो ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऊष्माक्षेपी इसमें से ऊष्मा निकलता है, इसलिए बहुत स्लोली मिलाया जाता है। बिना बुझे हुए चूने, बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आपका जो लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम का लाइम, मतलब या चूना पत्थर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चूना पत्थर आप देखेंगे कि जैसे ही पानी में डाला जाता है, जो आपका वो पत्थर जैसा होता है, जो चूना पहले घर के पुताई के लिए आता है, रंगाई के लिए आता था, तो तुरंत खौलने लगता था। तो इसमें भी ऊष्मा निकलता है, तो ये भी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कब होगा? जब कपूर को आप जलाएंगे तब वो डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? ठोस से गैस में। तो वहां पर भी हीट देंगे तब ये भी ऊष्मा शोषी हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक मतलब सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट होता है क्या है? तो ये होता है कि प्रति एकांक क्षेत्र, वैसे ये पृथ्वी है, इसके बाहर वायुमंडल है, इधर सूर्य होगा। अब वायुमंडल पर सूर्य से आपको पता है प्रकाश आ रहा है, तो प्रति यूनिट मतलब एकांक एरिया पर कितना हीट यहाँ से आ रहा है या कितना ऊष्मा आ रहा है, उसी की मात्रा को कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। ये कितना होता है? तो ये होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब इस क्षेत्रफल का ही मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये किस पे? वायुमंडल के एकदम बाहरी परत पर कितना सूर्य से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट उस पर पड़ रहा है, उसी को कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। ये होता है 1.4 किलो वाट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्लोरोफिल का तो काम होता है ये, लेकिन क्या काम होता है इसका? क्लोरोफिल क्या काम करता है? CO2 की कमी करता है, या पानी के अणुओं को तोड़ता है, या कोई कार्य नहीं करता, या प्रकाश को अवशोषित करता है? तो देखिए क्लोरोफिल का जो मुख्य काम है वो क्या है? प्रकाश को
अवशोषित करना। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तना से भी आपको प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, यदि ऑप्शन पूछ देता है कभी कभी तो प्रकाश संश्लेषण किसके किसके द्वारा हो सकता है, तो पत्तियों से तो होता है ये मुख्यतः, तना से भी हो सकता है, जड़ से भी होता है। तो चलिए ये यहाँ तो वही है कि जो आपका क्लोरोफिल का मुख्य काम क्या है, वो प्रकाश का अवशोषण करना है। ये एक तरह से देखा जाए तो क्लोरोफिल जो है हरा वर्णक होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो जल जो है तना से जड़ से जाता है, और CO2 आपका वायुमंडल से लेता है पौधा। उसके बाद क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, और वो भी एग्जाम में आया हुआ इसी में। तो यहाँ से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो फिर जो जानवर है वो लेते हैं, या फिर हम लोग मनुष्य भी सांस लेते हैं, और इसमें से आपका जलवाष्प निर्मित होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रक्रम होता है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये NCERT का ही है। यहाँ से और भी क्या है, जल से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो ये ऑक्सीजन निकल रहा है ये एक्चुअली निकलता कहाँ से है, तो ये जो ये वाला जल है इसी वाले भाग से निकलता है ये ऑक्सीजन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो जल के अणुओं का देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, तो से पूछ जाता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऑक्सीजन किससे निकलता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है या फिर जल वाला, तो ये जल वाला ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिए इसमें और भी प्रोसेस जो है वो सब दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो इसमें क्लोरोफिल का काम क्या था, प्रकाश का अवशोषण करना क्लोरोफिल का मुख्य काम है। एम्पियर में निम्नलिखित में से कौन जो है टेस्ला के समतुल्य है, मतलब टेस्ला आपको पता है किसका ये मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र, बी का मात्रक है टेस्ला। तो इसमें कह रहा है किसके तुल्य है, मतलब कौन सा दूसरा आपको मात्रक बताना है इसमें, तो बी का देखिए अलग अलग हो सकते हैं। तो बी का पहले तो आपको यदि फार्मूला आपको पता है तो कई ठो मात्रक निकाल सकते। देखिए एक बी का फार्मूला होता है IBL साइन थीटा। साइन थीटा का तो मात्रक होगा नहीं। IBL, आई क्या है, विद्युत धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ये F होता है, आप लोग तो बल F बराबर होता है। तो इसको मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा या QVB साइन थीटा भी होता है, तो ये भी होता है। तो Q आवेश, V वेग और B चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से B निकालेंगे तो देखिए इस वाले यदि फार्मूला से B निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर F बटे में I इंटू L। F क्या है, बल है, बल का होगा न्यूटन, बल का न्यूटन, I धारा है, L लंबाई है, तो धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका बीटा बल बटे मतलब न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला का समतुल्य। और भी यहाँ से चाहे तो आप निकाल सकते हैं अलग अलग मात्रक। एक और फार्मूला होता है I बराबर B इंटू A, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर B इंटू A। B क्या है, तो B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, A क्या है, एरिया है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं B का। देखिए फाई का होता है वेबर, और ये MP इसका आपका एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक और मात्रक आ सकता है B का। B का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग मात्रक यहाँ से हो सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ से न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसके लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन आप फार्मूला यदि याद है तो आराम से आप बना सकते हैं, कुछ भी पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारनाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। यकृत से आपको पता है कि यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है, जो कि पित्ताशय में जो है वो जाके स्टोर रहता है। फिर वो कह रहा है कि जो आहार नाल का कौन सा भाग जो है, मतलब आहार नाल का आपको पता है, ऐसे अभी डायग्राम ही दिखाता हूँ। तो आहार नाल का सबसे फर्स्ट पार्ट कौन है जिसमें से पित्त जाके पहुंचता है आहार नाल में, तो ये पेट दिया है, ओसीफेगस दिया है, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो देखिए जो डायग्राम से दिखाता हूँ इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत्र से ही, आंत्र में ही ये जाकर पहले मिलता है। छोटी आंत्र का जो ड्यूडेनम होता है, जिसको कहते हैं ग्रहणी कहा जाता है हिंदी में, तो उसी पार्ट में सबसे जाके मिलता है। डायग्राम से इसको देख लेते हैं, ऑप्शन तो इसका सी है। देखिए यहाँ से डायग्राम है नोट्स का, चूंकि नोट्स में शेयर किया हूँ आपको टेलीग्राम पर, ये मेरा बायोलॉजी का नोट्स है। तो उसमें देखिए यहाँ से ये छोटा वाला भाग इधर ऐसे, इसी को कहा जाता है ग्रहणी।
ये आहार नाल ऐसे ऐसे घूमता हुआ, आमाशय से होता हुआ, ऐसे ग्रहणी से होता हुआ फिर पहुंच जाता है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का ही पार्ट है, यहाँ देखिए दिया भी है, ये ग्रहणी, ये ऐसे पूरा ऐसे घूमते हुए अंदर से फिर ऐसे ये यहाँ तक है, ये छोटी आंत का ही भाग है। इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन या फिर क्षुद्रांत भी कहा जाता है। तो ग्रहणी में ही देखिए, यहाँ देखिए ये आपका है, ये पूरा, तो ये बड़ा वाला जो है ये यकृत है, ये छोटा वाला जो है ये पित्ताशय है। यहाँ से देखिए दिखा है, पित्ताशय में स्टोर रहता है पित्तरस। पित्तरस ऐसे ये देखिए कनेक्टेड है कहाँ से, ग्रहणी से। ग्रहणी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आहार नाल में सी टाइप का जो होता है, या ग्रहणी का जो शेप हो वो कैसा होता है, तो ये सी टाइप का होता है। देख सकते हैं ऐसे सी जैसे है, तो ग्रहणी का शेप जो है सी टाइप का है। तो यही ग्रहणी में ही मिलता है। जो ग्रहणी किसका पार्ट है, तो छोटी आंत का पार्ट है। सबसे पहले यहीं से आपको लिख सकते हैं ये। अब छोटी आंत में होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। और इनका पाचन के साथ साथ इनका अवशोषण भी होता है। और पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। बाकी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ से कौन सा होता है। पित्ताशय का काम क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण, मतलब जो वसा होता है आपको पता है बड़ी बड़ी कोलिकाओं के रूप में होता है, लेकिन उस पे जो एंजाइम कार्य नहीं कर सकता है। जब बड़ा बड़ा होगा तो उसका मतलब वसा का साइज, इसको तोड़ने का काम करता है पित्तरस। तोड़ करके छोटी छोटी गोलिकाएं में बना देता है वसा को, जिसको इमल्सीकरण कहा जाता है या पायसीकरण कहा जाता है। अब ये जो पायसीकृत जो आपका वसा है, इस पर जो एंजाइम है वो काम करेंगे और इसको विघटित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि वसा का पाचन किस में होगा, तो ये छोटी आंत में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा। विस्थापन प्रक्रिया वही देगा, मतलब वही विस्थापित कर पाएगा जो मजबूत होगा। जो अपने से ऊपर ले, अपने से छोटे वालों को वही मजबूत कर पाता है ना, विस्थापित कर पाता है ना, जो थोड़ा सा मजबूत हो। यहाँ देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी का है, जो ऊपर होंगे मतलब वो ज्यादा क्रियाशील है, तो वो अपने से कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे, उसका जगह ले लेंगे, मतलब उसके जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सीधे सीधे ये समझिए। यहाँ से देखिए, अगर पोटेशियम और सोडियम में दिया रहे तो पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को, या फिर अपने से नीचे वाले किसी को भी ऊपर वाले विस्थापित कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं Ag और कॉपर दिया है। Ag कहाँ है, Ag ये देखिए यहाँ पर सिल्वर, कॉपर कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। नीचे भी मिलान कर ही लेते हैं बाकी ऑप्शन का भी। सोडियम यहाँ पे दिया है, वो इधर कॉपर दिया है। कॉपर और सोडियम में देखिए सोडियम ऊपर है, कॉपर नीचे। सोडियम कॉपर को विस्थापित करेगा, जबकि यहाँ पे कॉपर दिया है तो कॉपर विस्थापित नहीं करेगा सोडियम को। यहाँ पे सिल्वर दिया है, सिल्वर आयरन, आयरन उच्च अभिक्रियाशील है, तो सिल्वर जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है। एल्यूमिनियम उच्च अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है उसके। यहाँ से देख सकते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को विस्थापित करेगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं। तो क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद रखना पड़ेगा, कक्षा 10 के एनसीईआरटी का है ये। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या किण्वन। रेस्पिरेशन आपको पता है, जो सांस लेना या फिर ऊर्जा का उत्पादन इसमें होता है। रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया, सांस लेना छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी देखे थे पौधों द्वारा, या जितने भी स्वपोषी जीव हैं वो करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अपघटन इसका आंसर हो जाएगा। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया है वो अपघटन कहलाती है। किण्वन क्या होता है, किण्वन को या फर्मेंटेशन जो होता है, ये चूंकि अनाक्षिक श्वसन द्वारा ये भी जो है विघटन ही होता है एक हिसाब से, अनाक्षिक श्वसन द्वारा। इसी प्रोसेस के द्वारा, किण्वन के द्वारा या अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब उसको पैक कर दिया जाता है अल्कोहल को, इसमें ईस्ट या खमीर मिला दिया जाता है। इसके द्वारा ईस्ट या फिर खमीर, ईस्ट या फिर खमीर या फिर कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जाता है, अनाक्षिक श्वसन द्वारा। इस चीज को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। फर्स्ट वन
यहाँ पे एक मॉडल नहीं, यहाँ पे प्रथम मॉडल होना चाहिए। हिंदी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको कभी कभी जो हिंदी में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला देख लिया कीजिए, खासतौर से साइंस वाले पार्ट में। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें सीधे पूछ रहा है कि आपका एटॉमिक मॉडल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, ये पूछा है। यहाँ पे दिए तो सब लोग थे इसमें से, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था तो वो आपको यहाँ पूछा है। सबसे पहले किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन भी कहते हैं इसको, थॉमसन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से आप जानते होंगे, कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, काफी फेमस ये है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसी को कहा जाता है तरबूज मॉडल भी। इसके द्वारा बताया गया था कि जो आपका एटम है वो कैसा है, तो तरबूज जैसे है। जैसे तरबूज में लाल भाग होता है तो वो धनावेश की तरह होता है, और जो उसके बीज होते हैं काले काले, उसी प्रकार से इसमें ऋणात्मक भाग या इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसे रहते हैं। तो ये कहे थे थॉमसन। तो कब कहे थे जे थॉमसन, तो ये 1897 में। इसके बाद आपके आते हैं थॉमसन के बाद आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आते हैं 1911 में। तो इन्होंने क्या किया था, आप जैसे देखे होंगे कि पतली सोने के पन्नी पर आप अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, फिर उसमें बताया कि एक धनावेशित भाग होता है बीच में जो कि काफी डेंस होता है, सघन होता है। उसके बाहर क्या होते हैं, उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं या ऋणावेश फैला होता है, इस तरीके से इन्होंने बताया। ये भी फेल होते कि एक जो शुरुआत में आए धीरे धीरे फेल होते गए, उसमें कुछ ना कुछ कमी आती गई। रदरफोर्ड भी फेल हो गए थे। उसके बाद आप क्या आए थे फिर ये नील्स बोर। नील्स बोर कब आए थे, 1913 में। तो इन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किया था, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करते हैं, जिससे उनका ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले किस चीज को बताया था, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन का एविडेंस दिया था। किसका, प्रोटॉन का एविडेंस ये इन्होंने दिया था, लेकिन इसका नाम जो है वो कैनाल रे रखा था। कैनाल किरण है या कैनाल रे। उस समय इन्होंने इसका नाम प्रोटीन कह रहा हूँ, प्रोटॉन न रखकर इसका नाम कैनाल रे रखा था। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो इन्होंने ये बताया था। बाद में इसका नाम दूसरे रखा गया किसके द्वारा, तो आपको बता रदरफोर्ड द्वारा रखा गया था। चलिए अब तो इसका ऑप्शन तो डी हो जाएगा। ये तो आपका जो एग्जाम था प्री वाला हो गया। अब री एग्जाम आपको पता है कि हुआ था फिर से कुछ लोगों का, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक का उपयोग से प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि स्टीम मेथन रिफॉर्मिंग जो टेक्निक है उससे क्या इसमें से प्राप्त हो जाता है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। तो या इसमें से कोई नहीं। तो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से जो है वो ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। अब इसमें होता क्या, ग्रे क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इस प्रोसेस किया जाता है तो उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के भी पार्ट आ जाते हैं, तो जिसके कारण उसका रंग जो है वो कैसा होता है, ग्रे रहता है। इसलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें से अगर पूछा जाए कि फिर ये ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो ब्राउन हाइड्रोजन का यूज किया जाता है कोयला के गैसीकरण द्वारा। कोयला के गैसीकरण, इसका रंग ब्राउन हो जाता है। ग्रीन क्या है, तो नाम में दिख रहा है ग्रीन। तो ये सामान्यतः जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा तैयार किया जाता है। नवीकरणीय मतलब प्रदूषण इसमें कम होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा। तो ये सबसे सही है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसमें चूंकि CO2 मुक्त होता है तो इसलिए ये प्रदूषण का कारण भी है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 3 धातुओं A, B एंड C का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। ये दिया है 0.5 वोल्ट, प्लस में है ये -3 वोल्ट है, ये -1.2 वोल्ट है। इसमें कह रहा है कि धातुओं की अपचयन शक्ति होगी, मतलब रिड्यूसिंग पावर किसका इसमें से अधिक है। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है कि जो रिड्यूसिंग पावर किसका अधिक होगा, कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट, या फिर मैं लिख देता हूँ इधर से डोनेट
इलेक्ट्रॉन्स, तो जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, या दूसरे भाषा में क्या है कि दूसरे जो अदर एलिमेंट्स हैं या अदर सब्सटेंस है उनको रिड्यूस कर सकता है। तो दोनों बात एक ही हुई, या तो इलेक्ट्रॉन खुद का त्यागे या दूसरे का जो है वो उसको अपचयित करे, तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग पावर उसका अधिक है। ये कब होगा, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो ज्यादा ऋणावेश होगा। तो इसमें से देख लीजिए कौन ज्यादा ऋणावेश है, तो ये वाला ज्यादा ऋणावेश है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये किसका है, तो ये है बी का, तो बी वाला पहले होगा, ऑप्शन इसका बी ही हो जाएगा। बी के बाद देखिए -2 है, उसके बाद ए है जो कि धनावेश है। जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो है वो किसका होगा, तो ये बी का होगा, उसके बाद सी का होगा और अंत में ए होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में खट्टे का स्वाद का कारक है कौन सा, मतलब सिरका को जो खट्टा स्वाद होता है, या सीधे सीधे पूछ रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो सिरके में देखिए इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है। सिरके में कौन सा पाया जाता है एग्जैक्टली बात करें तो आपको पता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, इसको कहते हैं CH3COOH। कौन सा अम्ल है ये, तो ये है एसिटिक या एथेनोइक भी कहा जाता है, एसिटिक या फिर एथेनोइक अम्ल। इसके कारण जो है सिरके का स्वाद जो है कैसा होता है, खट्टा होता है। टार्टरिक अम्ल पूछ दे तो फिर टार्टरिक किसमें पाया जाता है, तो ये समानता पूछता है एग्जाम में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या खट्टा अंगूर जो होता है कच्चा वाला उसमें। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दही, या फिर दूध, जो खट्टा दूध है, खट्टा दूध, या फिर दही में। सिट्रिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, तो सिट्रिक आपको संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू सिट्रिक पाया जाता है। चलिए ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैं सभी को डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं कली होती हैं, आपको पता है कलियों से फिर पुष्प बनता है, ये है कली। ये सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के आधार, हम शाखाओं के सिरे पर, या शाखाओं के केवल सिरों पर, या पत्तियों के आधार पर। पत्तियों का आधार मतलब कि ये पत्ती है ऐसे, तो इसका आधार ये हो गया। तो कहाँ पाए जा रहे हैं, देख सकते हैं ये पत्तियों के आधार पर भी है और ये सिरों पर भी है, तो ये दोनों जगह पाए जा सकते हैं। बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, तो ये शाखाओं के एकदम अंतिम पर भी मिल सकते हैं जो कलियां, या फिर पत्तियों के जो जहाँ पे जड़ है वहां पर भी ये मिल सकते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। इशियारा टेस्ट किससे संबंधित है, अस्थि घनत्व, IQ, रक्त अंधता या हीमोग्लोबिन स्तर। इशियारा टेस्ट काफी फेमस है, कोई भी जितने भी आपको जो एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, या फिर जहाँ पे जो जितने आर्मी वार्मी में जो जाते हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिलता होगा, इसको आप कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो ये सामान्यतः वही है, रक्त अंधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो किया जाता है उसी को इशियारा टेस्ट कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि किसको, मतलब कोई रंग देखने में सामान्यतः अगर बात किया तो इसमें हरा और लाल रंग में ही देखने को, हरा और लाल रंग में प्रॉब्लम होता है तो सामान्यतः। लेकिन देखिए केवल यही नहीं, ये एग्जाम में जनरली पूछ देता है इसलिए मैं इसको बता दिया हरा और लाल, लेकिन ये और भी रंगों का भी दोष हो सकता है, तो ये लगभग सभी के लिए होता है, लेकिन मुख्यतः जो रंग है वो हरा और लाल ही होते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट होता है उसको इशियारा टेस्ट कहते हैं। बोन डेंसिटी का जो अगर देखा जाए तो इसके लिए डेक्सा टेस्ट होता है, डेक्सा टेस्ट। IQ के लिए आप देखेंगे कि IQ लेवल किसका जो है अधिक है या किसका कम है, तो उसके लिए किसका उपयोग होता है, आप जिसको आप सीटेट उटेट के लिए पढ़े होंगे या BEd BTC के होंगे तो उसमें भी आप पढ़े होंगे। एक आता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, स्टैनफोर्ड और बीनेट परीक्षण ऐसे सुने होंगे, बुद्धि लब्धता के लिए बीनेट परीक्षण, या फिर वेस्कुलर स्केल होता है, अलग अलग इसमें और भी होते हैं, वुड क्लॉक जॉनसन टेस्ट भी होता है। तो इतने यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशियारा टेस्ट होता है। यहाँ से देख सकते हैं इस टाइप का आकृति दिखाया जाता है, इसमें पूछा जाए क्या लिखा हुआ है, तो आप इससे परिचित होंगे उम्मीद है। जो लोग इस एग्जाम में गए होंगे मेडिकल टेस्ट में तो वहां पर तो ये हुआ होगा।
चलिए, एक संधारित्र की प्रतिघात होता है, मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का रिएक्टेंस पूछ रहा है, रिएक्टेंस को ऐसे जो है कैपेसिटर सी से दिखाते हैं। ये किसके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आवृत्ति के समानुपाती, या फिर आवृत्ति का वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, या आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो रिएक्टेंस है सी, ये होता क्या है? तो जो सी है वो सी बराबर होता है 1/2 एफ इंटू होता है ये एक्स। रिएक्टेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स सी से दिखाया जाता है, एक्स सी से दिखाया जाता है इसको। धारतीय प्रतिघात हिंदी में कहा जाता है, x/2f इंटू सी, ये ऐसे होता है। एफ क्या है इसमें? एफ जो है वही फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से देख सकते हैं किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एफ चूंकि नीचे है फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी नीचे है, मतलब ये जो है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और भी इसमें से क्वेश्चन आते थे। एक तो एक्स हो गया, इसको कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब धारतीय प्रतिघात। एक एक्सएल होता है प्रेरक प्रतिघात, जिसको कहते हैं एक्सएल प्रेरक प्रतिघात। ये क्या होता है? ये होता है 2 इंटू, ये प्रेरक प्रतिघात होता है। तो यहाँ से अब अगर इसको पूछ दे कि प्रेरक प्रतिघात किसके अनुक्रमानुपाती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए एफ के, अगर टोटल को मिला दिया जाता है तो इसको इम्पीडेंस कहा जाता है, जिसको जेड से दिखाया जाता है। और जेड बराबर क्या होता है? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाता है, जिसको कहता है प्रतिबाधा जेड, जिसे कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया, मतलब जो आपका डार्क रिएक्शन होता है किसके, साइटोप्लास्ट या ये क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे मुख्य अगर बात किया तो ये होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसमें क्या जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ होता है? ग्रेना पर, या फिर ग्रेना लेमेला पर, या फिर स्ट्रोमा में? तो देखिए ग्रेना पर क्या होता है? तो इस पे होता है आपका ब्राइट, या फिर लाइट रिएक्शन कह सकते हैं, लाइट रिएक्शन। क्या लिख दिया हो? मिटाने के लिए उसको क्या था, हाईलाइट कर दिया। देखिए ग्रेना जो है इस पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो इस पे होता है लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा पर कौन सा होता है? तो इस पे होता है डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन का पार्ट है वो स्ट्रोमा है। ऑप्शन तो यही इसका सी हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम से इसको देख लीजिए। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का देखिए अलग अलग है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सामान्य तक में पाया जाता है। तो जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है। इसके भीतर यहाँ देख सकते हैं ये जो भरा हुआ है, इसमें द्रव जैसे भरा हुआ है खाली पर, तो इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पर ही क्या होता है? डार्क जो होता है रिएक्शन ये होता है, मतलब सूर्य का जब प्रकाश का संश्लेषण हो रहा है क्रिया, उसमें जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पार्ट में होता है। ये आप देख रहे हो हरा वाला पार्ट, ये है ग्रेनम। और ग्रेना पर क्या होता है? तो ये लाइट रिएक्शन होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश में जो भी अभिक्रिया हो रही है वो ग्रेना वाला पार्ट में होता है। फिर यही ग्रेना का जो पार्ट है ये क्या करता है? इसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल। और एग्जाम में यदि आपसे पूछे कि जो क्लोरोफिल है ये किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल जो है ये ग्रेना में ही पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण करके क्या बनाया जाता है? ये एटीपी और NADPH इसका निर्माण करता है। अब यही एटीपी और NADP जो होता है ये स्ट्रोमा में जाता है, मतलब जाता क्या है? स्ट्रोमा अब इसी का यूज करता है, और इसका यूज करके क्या बनाता है? तो ये कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जैसे आपका शुगर हो गया। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको डार्क। अब देखिए डार्क रिएक्शन को और क्या कहा जाता है? तो इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ। डार्क रिएक्शन जो होता है इसी को कहा जाता है आपका केल्विन चक्र।
डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको केल्विन चक्र के नाम से जाता है या केल्विन साइकिल के नाम से। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, केल्विन साइकिल। यही जो डार्क रिएक्शन हो रहा है इसी का नाम और दूसरे नाम से जानते हैं, केल्विन साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन सा है। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि जो वनस्पति घी बनाया जाता है, वेजिटेबल आपका ऑयल जो है उसको वनस्पति घी, तो उसमें हाइड्रोजनीकरण के द्वारा मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें से, आपका पीडी या फिर एफी मतलब आयरन या फिर निकिल। तो इसमें यूज किया जाता है निकिल उत्प्रेरक का। निकिल उत्प्रेरक जो हाइड्रोजनीकरण को और मतलब उसका जो प्रोसेस है उसको और थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया को, निकिल उत्प्रेरक। अब देखिए इसमें चूंकि जो वनस्पति घी बनाया जाता है तो इसमें होता क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। उसके बाद जो चूंकि जो ये आपका है वनस्पति ऑयल जो है ये क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड। अब इसको बदल देता है किसमें, इसको सैचुरेटेड फैट में, मतलब संतृप्त जो है वसा में, सैचुरेटेड। ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं पहले वेजिटेबल ऑयल उनको कर दिया जाता है सैचुरेटेड फैट में, जो कि आपको फिर ये हानिकारक नहीं रहता है। जबकि अनसैचुरेटेड फैट जो है ये हानिकारक होते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, फाइल जहाँ पे ये फाइल रूट वर्ड है, फाइल का मतलब होता है लव, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट्स कह सकते हैं इसको, ये सब्सटेंस। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सीधे सीधे इसका ये मतलब है। तो इसके लिए देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वही होते हैं जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक जिसका खाली रहेगा। अष्टक खाली का मतलब बाहरी कोश में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप जानते होंगे अष्टक नियम पढ़े होंगे। तो अष्टक जिसका पूर्ण नहीं होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसमें देखिए सोडियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का होता है 11, 1 प्लस है तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है जब, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना बचा है, अब तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। 10 को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8, आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितना है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण है इसका, अष्टक ऑक्टेट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ऑक्टेट इसका क्या है, पूर्ण है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है कि BF3, अब इसको जब रिएक्शन बी का अब बोरान है 5 होता है, इसमें आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में 1 होता है, तो 3 माइनस और इधर से 3, ये 3 टोटल 6 हो जाएंगे, और 1 और माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल 7 हो गए। तो आउटर मोस्ट में कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का और आवश्यकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा ये ऑप्शन। इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन सा नहीं हो, तो ऑप्शन है सोडियम नहीं लेगा, जबकि ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये तो चाहता है कि 1 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी आ जाए। तो ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये दोनों, जबकि इसमें पूछा था कि नहीं है, तो सोडियम प्लस जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में भंडारित होते हैं A B C D विटामिन या केवल A B विटामिन या A B C विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए थोड़ा सा आंसर दिक्कत है, जो अभी मैं देख रहा था ऑफिशियल आंसर के उसमें D दिया था, लेकिन होना चाहिए इसका A। यकृत में कौन कौन से, लीवर कौन कौन से विटामिन को स्टोर करता है, तो A B C और D
इन चारों को स्टोर करने का काम लीवर का है। ऑप्शन तो इसका ए करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जब देखा, इसको चेक किया तो इसका डी दिया था। तो आप कौन सा लगाएंगे? तो अभी एग्जाम में आएगा तो ए आपको लगाना है। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता पूछ रहा है। चालकता किसके कारण होता है? तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आयन इलेक्ट्रॉन या फिर आयन, इसी के द्वारा तो होता है ना, जो विद्युत का चालन संभव इसी के द्वारा होता है। तो अब विद्युत अपघट्य में आपको पता है कि जो आपके पदार्थ है वो टूट करके आयन में बदल जाते हैं। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड यदि आप लेते हैं तो सोडियम प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। इसी कारण जो है विद्युत का चालन संभव हो पाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो कह रहा है कि चालकता क्या होगा? तनुकरण पर क्या होगा? तनुकरण मतलब पानी ज्यादा मिला दीजिए। जब पानी ज्यादा मिला देंगे तो उसमें आयन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो तनुकरण करने पर क्या होगा? ये घटेगा। ऑप्शन तो सही लग रहा है इसका। तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होता है, परिवर्तन तो होगा। तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है, बढ़ेगा कैसे भाई? वो पंचचूर कर देंगे, उसमें आयन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फिर विद्युत का आदान प्रदान होगा? तो ये तनुकरण जब आप डाइल्यूट कर देते हैं तब उसमें आयन की मात्रा कम रहेगी या फिर कह सकते हैं दूर दूर रहेगा, तो ये जो चालकता उसका घटेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए दो तरल ए और बी को मिला रहे हैं और हमको प्राप्त करना है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या इसमें से होना चाहिए? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। पहले तो एंथैल्पी होता क्या है? तो एंथैल्पी देखिए, एंथैल्पी होता है कितने उसमें टोटल, मतलब कितना उसमें टोटल ऊर्जा है, ये आपका काउंट किया था एंथैल्पी से। टोटल हीट कंटेंट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल हीट, ये कहलाता है एंथैल्पी। तो ये जीरो होना चाहिए किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए एंथैल्पी जीरो होना चाहिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एंथैल्पी को एच से दिखाया जाता है। एंथैल्पी को किससे दिखाया जाता है? डेल्टा एच। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इंट्रोपी क्या होना चाहिए? इंट्रोपी देखिए, इंट्रोपी जो होता है डिसऑर्डरनेस होता है एग्जैक्टली, और देखा है तो ये दिखाता है कितना डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है। ये मेजर भी वही करता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो ये सदैव वही अगर है तो ये सदैव एक ग्रेटर होता है, इसको एस से दिखाते हैं। ये सदैव जीरो से अधिक होता है मिक्सिंग करेंगे तो ये फ्री एनर्जी, आपका गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से दिखाया जाता है। तो ये भी डेल्टा जी लेस देन होना चाहिए। डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो होता है किसके लिए? तो ये आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। फार्मूला यहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर जी में फार्मूला यदि आपसे पूछे तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आप निकाल दे सकते हैं जी का मान। जब एच और एस का मान यहाँ से रख देंगे, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच जीरो, तो फिर आपको डेल्टा जी मिलेगा लेस देन जीरो। तो ये आइडियल लिक्विड प्राप्त करने के लिए होता है। इतने कंडीशन आप जो पूछेगा वो लगा सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि एटमॉस्फेयर नहीं है। कहाँ? चंद्रमा की सतह पर। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज क्लोजर टू अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि नजदीक है कि दूर है। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। तो देखिए पलायन वेग जो होता है इसके वेलोसिटी, ये उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वैल्यू जो है इससे कम होता है, मतलब आसानी से वो ट्रेवल कर सकता है। तो जो गैस कण हो चुका है, आपको पता है वहाँ जो ग्रेविटी है वो कम है, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण कम है, पृथ्वी का 1/6 भाग है। इसलिए वहाँ के जो गैस है उनका पलायन वेग कम होने की वजह से वो आसानी से स्केप कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं बाहर। तो इसीलिए वहां पे वातावरण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मलेरिया के लिए क्विनैन का एक सामान्य दवा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे। मलेरिया के लिए क्या करते हैं? क्विनैन एक दवा है और ये एक पौधा से प्राप्त होता है। यह दवा पौधे के किस भाग से पूछा है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? पत्तियों से, जड़ से, तने की छाल से। तो इसको किया जाता है तने की छाल से।
किसका, मलेरिया। कुनैन जो है ये प्राप्त किया, कुनैन मलेरिया का दवा है। और कुनैन प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। और किस चीज के तने से, तो ये सिंकोना के है। किसके, सिंकोना वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है, सिंकोना। इसी के तना का जो छाल है उसी से प्राप्त किया जाता है कुनैन, जिसका यूज करते हैं मलेरिया के इलाज में। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो ये मच्छर आपके, इसका अगर बात करें तो वेक्टर जो है वो मच्छर है, मादा एनाफ्लीज नाम सुने होंगे। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा ये होता है, परजीवी द्वारा फैलने वाला है। बाद में चलिए दूसरे क्वेश्चन में इसको चर्चा कर दूंगा। फिर अभी क्वेश्चन आएगा, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। हल्दी पौधे किस भाग से, हल्दी पाउडर प्राप्त करते हैं, मतलब जो हम लोग खाने में यूज करते हैं हल्दी, वो किस भाग से प्राप्त किया जाता है। सूखा आधार मतलब ड्राइड फ्रूट, या फिर ड्राइड रूट मतलब जड़ से, या फिर उसके आधार से, या फिर सीड से, बीज से। कहाँ से मिलता है, जो हम लोग जो आपका टर्मेरिक पाउडर जो यूज करते हैं, तो वो या इसको ऐसे ही पूछ सकता है जो हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका भाग जो खाया जाने वाला है वो तना है। तना कौन सा तना, जो कि आपको जमीन के अंदर जो तना होता है, तो वही भाग हम लोग खाते हैं। तो पाउडर के लिए क्या यूज किया जाता है, तना। तो इसमें तना कहीं दिया नहीं, उसके लिए स्टेम लिखना चाहिए, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हल्दी का पाउडर बनता है वो तना से बनता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन को भी भंडारित करने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्राइड के रूप में, जल के रूप में, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के द्वारा। तो देखिए उसको संपीड़ित कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। अब देखेंगे हाइड्रोजन का जो सिलेंडर आता है उसमें क्या करते हैं, तो वो हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड करके रखा रहता है, तो उसको स्टोर करने का वो फिजिकली प्रोसेस है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के संपीड़न से हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है। जब एक टेलीस्कोप के अवदर्शक लेंस का व्यास बढ़ता है, तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है कि जो रिजोल्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का जब आप इंक्रीज कर देंगे डायमीटर, मतलब जो पहले डायमीटर लेंस का इतना था अब डायमीटर बढ़ा दीजिए, तो मतलब सीधे से दिखा रहा है कि अपर्चर जो है वो ज्यादा कर दीजिए। मतलब आप देखेंगे जो कम रेजोल्यूशन के जो कैमरा होते हैं, पहले के छोटे छोटे फोन में आप देखिएगा कैमरा तो एकदम छोटा सा ऐसे दिखता है, बिंदु आकार का। अभी के देखिएगा थोड़ा जिसका हाई रेजोल्यूशन है उसका बड़ा सा होता है। तो सीधे सीधे वही तो मतलब हुआ ना कि उसका अगर आप बढ़ा दिए, अपर्चर का साइज बढ़ा दिए, तब उसमें ज्यादा प्रकाश आएगा। जब ज्यादा प्रकाश आएगा तो क्या होगा, तो उसका इंटेंसिटी या फिर रेजोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसमें रेजोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा जब आप उसका डायमीटर बढ़ा देंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना क्या है। आप सीधे से दिखा रहा है कि या तो आप 100 डिग्री कोई ताप गैस है उसमें जलिए, या फिर जलवाष्प है उसमें जलिए। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, भाप में जलना ज्यादा खतरनाक है। आप सुने भी होंगे कि भाप में ज्यादा खतरनाक क्यों, क्योंकि भाप का जो लेटेंट हीट है वो अधिक होता है। तो मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि जो गुप्त उष्मा है किसका, वाष्प का, ये अधिक होता है, इसलिए इससे जलना ज्यादा खतरनाक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट का आवरण अपने निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं। तो बुलेट प्रूफ चाहे आप हेलमेट हो जाए या फिर और भी जो जितने भी यूज करते हैं, वो उसमें किसका यूज किया था, उसमें यूज किया था केवलर का। काफी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में आता रहता है। केवलर मतलब ये अगर देखा जाए तो ये सिंथेटिक फाइबर है। ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ये अगर बात करें ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये 1965 में बनाया गया था। किसके द्वारा, तो ड्यूपॉन्ट द्वारा। किसके द्वारा, ड्यूपॉन्ट द्वारा बनाया गया था केवलर। ये एक सिंथेटिक काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हल्का भी होता है, और रेजिस्टेंस को मतलब जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है उसका वो भी इसका काफी हाई होता है। अगर ये बात करें तो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, 5 गुना ज्यादा मजबूत, 5 गुना ज्यादा मजबूत किससे, स्टील से भी, इसीलिए इसका यूज करते हैं।
ना किस किस केस में अगर बात करें पर यूनिट वेट के हिसाब से देखा है, तो ये ना सोचिएगा कि कैसे इतना मजबूत हो सकता है, तो ये पर यूनिट वेट के मामले में वो कह रहा है कि पर यूनिट वेट। जैसे आपका 1 kg स्टील का कोई सामान बनाइए और 1 kg आपका केवलर का बनाइए, तो उसमें ये 5 गुना ज्यादा होगा उससे मजबूत केवलर का। तो ये इसका कहने का मतलब। टेरिलिन क्या है? तो टेरिलिन पॉलिस्टर है, इसको पॉलिस्टर कहा जाता है कॉमन भाषा में। पॉलिस्टर कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए आप देखेंगे ये भी सिंथेटिक फाइबर ही है। वहीं आप नाइलॉन, नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन ये सिंथेटिक पॉलीमर है नाइलॉन का। आप देखेंगे टायर वायर बनता है, ये पॉलीमर ही है। तो ऑप्शन इसका तो हो जाएगा आपका सी करेक्ट। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? अभी देखे थे ऊपर, चुंबकीय बल बी क्या है? टेस्ला है। वहां पे पूछा था कि टेस्ला वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर में बदलना था, यहाँ तो सीधे टेस्ला दे दिया। इसको डिटेल में बता दिया ऊपर, तो अब कोई मतलब है नहीं। एम्पियर, एम्पियर किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। ओम किसके लिए? प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलस मच्छर वाहक हैं किसके? देखो एनोफेलस मच्छर जो हैं ये तो मलेरिया फैलाते ही हैं, इसके साथ साथ और क्या काम करते हैं ये पूछ रहा है। डेंगू फाइलेरियासिस के लिए ये हैं क्या वाहक, या फिर डेंगू इंसेफेलाइटिस के वाहक हैं, या फिर इंसेफेलाइटिस या फाइलेरियासिस के। तो देखिए जो एनाफिलीज मच्छर हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो, ये आपका इंसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि मलेरिया तो ये फैलाते ही हैं, इसके साथ साथ इंसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस को आप देखे होंगे हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी ये कुछ केसेस में या कुछ एरिया में इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कौन? एनाफिलीज मच्छर जो है, इसके जो है वो इसके वायक हो सकते हैं कुछ एरिया में। जबकि अगर मेनली बात किया जाए कि इंसेफेलाइटिस का जो मुख्य जो कारक है या वाहक जो है प्राथमिक वायरस, ये क्यूलेक्स मच्छर है। क्या है ये? क्यूलेक्स मच्छर प्राथमिक वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। वैसे ही फाइलेरियासिस का बात किया जाए, इसके जो प्राथमिक वाहक हैं वो कौन है? वुचरेरिया, वुचरेरिया बैंक्राफ्टी। वुचरेरिया बैंक्राफ्टी क्या है? ये फाइलेरियासिस के हैं, हाथी पाँव रोग। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, आपका ब्लड ग्रुप पता करना है, तो इसके लिए किस चीज से निर्धारण कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन से तो कोई मतलब नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ये रक्त का लाल जो है, इसके जो रक्त का रंग जो है लाल है, वो हीमोग्लोबिन। कॉम्बिनेशन ऑफ WBC RBC से तो इससे भी नहीं होता है, शेप ऑफ RBC से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दिए बस डी। तो ब्लड ग्रुप निर्धारण किया कि किससे किया था? तो ये किया था, आपको पता है कि जो एंटीजन होते हैं ब्लड में उसके द्वारा, प्रतिजन जो है प्रतिजन के द्वारा निर्धारण किया था इसको, एंटीजन। दो टाइप के आप देखे होंगे, एक तो एबीओ ग्रुप जिसको कहते हैं ए बी और ओ। तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरा आपका RH फैक्टर वाला भी आप सुने होंगे, RH फैक्टर। तो दो तरीके से क्या था ब्लड ग्रुप का निर्धारण। एबीओ में आप वही जानते हैं, ए बी और ओ क्या है? सर्वदाता है, और ए बी क्या है? सर्वग्राही, मतलब सभी से ये ले सकता है, और ओ सभी को दे सकता है। इस तरीके से आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन तो इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो इसमें से पूछ रहा है आपका एक्सरे का कौन सा गुण है? एक्सरे इलेक्ट्रिक और चुंबकीय दोनों क्षेत्र के साथ विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्ट होगा, या फिर केवल विद्युत क्षेत्र से डिफ्लेक्ट होगा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र से केवल। तो देखिए एक्सरे ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, तो ना तो ये विद्युत से ना ही ये चुंबक से, किसी भी क्षेत्र से ये विक्षेपित नहीं होता। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी।
वहीं अगर पूछता कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इसके द्वारा विक्षेपित होती है, तो वो विद्युत और चुंबक, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होता है तो वो विद्युत और चुंबक दोनों से प्रभावित होगा, जबकि एक्सरे ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो ये किसी से भी विक्षेपित नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्य का शुभ अध्ययन है तो आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है, तो उपकरणों की संख्या है इसमें कितने, 7। अब देखिए इसको क्यों यहाँ पे रख दिया हूँ, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन इससे संबंधित आदित्य L1 से संबंधित कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, TRE 1, 2, 3, या फिर इसमें भी देखिए PSC PT में भी आ गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आदित्य L1 के बारे में। यहाँ पे तो वही है आपके L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जो सूर्य का निरीक्षण करने के लिए ये भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, कब प्रक्षेपित हुआ, इसमें क्या क्या इसके हैं प्रोसेस, वो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, मतलब कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो, शैडो क्रिएट कौन करेगा, पोलराइजेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइन, या फिर डिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस। और देखिए छाया कहाँ से बनता है, क्योंकि आपको पता है, ऐसे मान लीजिए इधर एक लाइट सोर्स है, लाइट से ऐसे प्रकाश की किरण गुजर रही है, आप इधर छाता लगा लेते हैं, मान लीजिए सूर्य से आ रहा है तो छाता लगा के आप बच जाते हैं, छाता लगा के कैसे आप बच गए, आपको पता था कि सूर्य यदि यहाँ है तो लाइट ऐसे आएगी सीधे, सीधे का मतलब वो लीनियर होगी, तो ऑप्शन तो इसका बी ही हो गया, कि आपको पहले से पता है कि जो लाइट है वो एकदम सीधी आएगी, तभी तो सूर्य की दिशा में आप छाता लगा के बच जाते हैं ना, नहीं तो फिर आप ये तो घूम घूम के आता तब तो आप बच ही नहीं पाते। तो ये शैडो वाला जो पोर्शन है वो किसके द्वारा होता है, तो ये लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ध्रुवीकरण क्या होता है, तो पोलराइजेशन आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिएंटेशन ऑफ लाइट वेव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लाइट वेव्स। ओरिएंटेशन क्या मतलब आपको पता है, लाइट में अगर प्रीवियस वीडियो आप देखे हो तो आपको बताया हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, बी और ई दोनों होते हैं, जिसके परपेंडिकुलर जो है ये इसका प्रोपागेशन होता है, मतलब ट्रेवल ऐसे करता है दोनों का परपेंडिकुलर, जो बी और ई का फैक्टर है इसी की वजह से इसका ट्रांसवर्स नेचर होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग जो है वो इसी के कारण होता है, तो इसी का जो गुण का यूज करते हैं पोलराइजेशन में ओरिएंट करने के लिए, ये जो है बी और ई को ऐसे ओरिएंट के ऐसे एक दूसरे के इधर उधर रोटेट कर सकते हैं इसको, और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज का पोलराइड्स का नाम आप सुने होंगे, जो कि हवाई जहाज के खिड़कियों में या फिर आपका जो सन ग्लासेस है उसमें यूज करते हैं, जो आप देखे हो ना, जो सन से डायरेक्ट रोशनी आ रही है उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है पोलराइड्स का। डिफ्रेक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, ये क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, कहां से, कोई छोटा सा रुकावट है, ऑब्स्टेकल वहां से, या फिर कुछ छोटे कण से, शार्प एज से लाइट का मुड़ जाना थोड़ा सा, वो डिफ्लेक्शन कहलाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट लाइट जब साथ में मिलती हैं तब इंटरफेयर होता है, उससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, तो दो तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न में बनता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो वो थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिएगा उसको, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में खेत में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी हीरो के उत्पादन में करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लीजिए कि विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग सीड्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड, मतलब जो आपका कृत्रिम रूप से डायमंड बनाया जाता है उसमें किसका यूज करते हैं, मोजनाइट का, व्हाइट सफायर का, या फिर ग्रेफाइट, क्यूबिक, जिरकोनिया का, तो इसमें यूज करते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि आपको पता है डायमंड जो है ये किसका है अपर रूप, तो ये कार्बन का अपर रूप है, इसका कार्बन का, हैलोफाइट्स कह सकते हैं, कार्बन का अपर रूप, और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, तो हाई टेम्परेचर, कहाँ पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस पर जब दे देते हैं ग्रेफाइट को तो किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है डायमंड में, हीरा में बन, तो काफी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब का ग्रेफाइट को रखा जाता है, या किसी भी कार्बन के सोर्स को रख सकते हैं, वो बदल जाएगा डायमंड में, तो यहाँ पे वही है, क्योंकि ये ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है, तो आपको सीधे सीधे केवल चाहिए था कार्बन, चाहे वो कार्बन आप कालिक ले लीजिए, कालिक से भी डायमंड बनाया जा सकता है, लेकिन काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये इंजीनियरिंग डायमंड या फिर कह सकते हैं कृत्रिम हीरा बनाने का प्रोसेस।
कह रहा है कि एक m kg भार का तथा ई कूलाम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। EV देखिए यहाँ पे m जो है ये द्रव्यमान है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मेगा न समझ लीजिएगा। अब आपसे ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा E जो होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुने होंगे, ऑप्शन तो इसका हो जाएगा ए करेक्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे m से मेगा नहीं है, यहाँ m द्रव्यमान, इसलिए ये नहीं सही होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है एग्जैक्टली अगर देखा है तो इलेक्ट्रॉन का आपको मना है पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रख दीजिए ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, तो ये बदल जाएगा जूल में। बाकी उसको बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला आपको पता होगा। आप W बराबर क्यू भी, क्यू क्या है आवेश है, यहाँ पे आवेश इलेक्ट्रॉन है। W और ऊर्जा एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, हीट भी परिवर्तित हो सकता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा, तो आपको पता है कि एंटीजन प्रवेश कराया जाता है, टीकाकरण किया जाता है जब, तो टीकाकरण में क्या कहते हैं एंटीजन एक्चुअली होते क्या हैं, तो वही न्यूट्रलाइज्ड जो या तो वायरस या बैक्टीरिया ही होते हैं, उन्हीं को प्रवेश किया जाता है, मतलब जो कि एक्टिव नहीं होते हैं, तो उन्हीं को प्रवेश कराया जाता है। किसके थ्रू, तो टीकाकरण के द्वारा। अब जब बॉडी में ये पहुंचता है तब वहां पे होती हैं बी कोशिकाएं, मतलब बी सेल। ये क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कोई बाहरी आ गया हमारे इलाके में, जब बाहरी आया तो उससे लड़ने के लिए ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो एंटीबॉडी डेवलप कौन करता है, तो ये बी कोशिकाएं जो है या बी सेल्स जो है ये करते हैं एंटीबॉडी। उसके बाद फिर आप उससे लड़ने का मतलब जो भी अगर वैसा कभी आया जाएगा, भविष्य में कोई आएगा वैसा बैक्टीरिया वायरस, तो उससे लड़ने के लिए आपके अंदर क्षमता हो गई होगी, डेवलप हो गई होती है। किसके द्वारा बनाया जाता है, बी कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। नवीकरण ऊर्जा का अर्थ है, काफी इजी दे दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिससे पुनः प्राप्त कर सकते हैं या कह सकते हैं जो समाप्त नहीं होगा उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, तो जो सौर ऊर्जा से बिजली बनाया जाता है, आपको पता है कि ये रिन्यूएबल है या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। थर्मल प्लांट स्मॉल प्लांट नहीं है, क्योंकि इसमें कोयला का यूज करते हैं या फिर किसी मतलब हीटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, तो वो खत्म हो सकता है। कोयले से उत्पादन बिजली, ये भी कोयला खत्म हो जाएगा, ये नवीकरणीय नहीं, एक बार यूज कर लें दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। पवन ऊर्जा यूज कर सकते हैं। 1 और 4 इसका बोथ करेक्ट है, 1 और 4 ओनली, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम पूछा है, तो पानी में यही मैं लिख दे रहा हूँ BC ठीक है, याद कर लीजिएगा। BC जो है ये किस में घुलनशील है, पानी में, बाकी इसके अलावा सब वसा में घुलनशील है। तो BC इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, पानी में घुलनशील केवल BC, इसके अलावा सब वसा में घुलनशील है। तो ये तो रहा जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने एक आपके ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं BPSC TRE 4 में। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।